लेक्चर 31। आज के लेक्चर हमारा चैप्टर 3 जो कि एक लेंथी चैप्टर था, इसका लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम कल की होम असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे, 5-6 क्वेश्चन थे, और फिर उसके बाद हम लास्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। लास्ट कंसेप्ट ही है ना, लिमिटेशंस वाला। हाँ, इसमें छोटे छोटे, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे 6-7 कंसेप्ट हैं, लेकिन सारे के सारे कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और आई कैप खास तौर पे केस स्टडीज में इनकी टेस्टिंग कर सकता है। तो आपने तसल्ली के साथ ध्यान से इन कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन जी। और विल अवेल एग्जेम्पशन विद इन 12 मंथ। हमने ये स्टडी किया था, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाए, उसने एक डायरेक्टर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको पूरा करना है। ठीक है, अगर पहले नहीं किया हुआ पूरा करना उसको, और या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करे या उससे एग्जेम्पशन ले ले। एससीसीपी ने कुछ एग्जेम्पशन भी दी है। जैसे फर्ज कीजिए, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि बाहर किसी कंपनी में भी डायरेक्टर रहा है और वहां पे उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या उसे पाकिस्तान की ट्रेनिंग दोबारा करनी चाहिए कि एग्जेम्पशन दे देनी चाहिए? जिस तरह बात होता है ना कि आपको या तो सीए के पेपर सारी पास करने चाहिए या किसी पेपर में एग्जेम्पशन लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है, अगर आपने पेपर ऑलरेडी पहले कहीं पढ़ा हुआ है और आपका रिजल्ट अच्छा, तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी है, या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करें या एग्जेम्पशन ले ले। अब एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया क्या होगा, ये कमीशन को ही पता है, उसने हमारे सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया। तो समझ लगे एग्जेम्पशन वाले? और कोई क्वेश्चन? जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसने लिखा है कि पर्सन कमिट करेगा कि वो रीजनेबल टाइम डिवोट करेगा। क्योंकि देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, तो कंपनी में तो उसने कभी कभार आना है, उसकी असल तो शायद वो किसी और जगह जॉब कर रहा हो, में भी, या कोई और उसकी कमिटमेंट मसरूफियात हो। तो यहाँ पे उससे हम कमिटमेंट लेंगे कि जब कभी मीटिंग होगी आपने रीजनेबल टाइम हमें देना है उस मीटिंग के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इलेक्ट तो हो जाए, अपॉइंट हो जाए, और जब मीटिंग का टाइम आए तो आप कहें मेरी दूसरी मसरूफियात है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो मीटिंग में मौजूद होते हैं, तकरीबन वो कंपनी में रहते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर से आते हैं ना, ये सम टाइम कुछ इनकी दूसरी मसरूफियात होती हैं। तो इसलिए उनसे ये कमिटमेंट ली जा रही है कि आप हमें कमिटमेंट दीजिए कि आप रीजनेबल टाइम हमारी कंपनी को देंगे जब कभी मीटिंग वगैरह हम कॉल कर रहे होंगे। तो क्लियर होगी ये बात? और मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप को लॉ ने डिफाइन नहीं किया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसका मतलब कॉमन सेंस वाला ये है कि अगर ज्यादा बिजनेस डीलिंग्स हो रही हो दो पार्टीज के दरमियान में, जैसे फर्स्ट कीजिए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में जो होंडा कंपनी गाड़ियां बनाती है, वो अपना जितना भी गाड़ियां बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, जिसे शायद वो कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट कहते हैं, वो सारे का सारा जापान वाली कंपनी से मंगवाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जापान वाली कंपनी का एक उनके लिए एक रूटीन का सप्लायर है, या कि इनका बिजनेस सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जब ये हो तो फिर वो कंपनीज भी इंडिपेंडेंट नहीं, वो पार्टी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। इसी तरह अगर कोई इंडिविजुअल है, वो कंपनी को 30, 40, 50% सेल सप्लाई कर रहा है, या कंपनी की 30, 40, 50% सेल उस कस्टमर को हो रही है, तो क्या उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आपको बताएं, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा? नहीं होगा। यही है मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप, कि सिग्निफिकेंट बाइंग एंड सेलिंग जो पर्सन कर रहा हो कंपनी के साथ, वो सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप कहलाता है। और कोई क्वेश्चन? जी, क्रॉस डायरेक्टरशिप नहीं समझ आई? इसका मतलब यह है कि अगर एक डायरेक्टर किसी दूसरी क्रॉस में नदर किसी अदर कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो उस कंपनी के डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनका इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है इस डायरेक्टर के साथ। ठीक है, यह है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है अदर कंपनी। जी, हाँ, जहां पे लॉ ने क्राइटेरिया बताया हुआ है इन लास्ट 3 इयर्स, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए है। अगर 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड गुजर चुका है तो वो क्राइटेरिया फिर, यानी उसका मतलब उसके बाद अपॉइंटमेंट हो सकती है। ठीक है, 3 साल तक वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती उसके बाद, क्योंकि लॉ ने लिमिट ही 3 साल की लगाई है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, मे भी, हाँ, नॉर्मल रूल देखिए, कमीशन ने ना अपने पास कुछ पावर्स रखी होती हैं कि लॉ के अलावा भी मेरे पास भी कुछ पावर्स होनी चाहिए। वो हमने उससे पहले भी देखी है कि अगर लाइसेंस रिवोक करना हो, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो एंड में लिखा था कमीशन इसके अलावा भी अगर कोई मुनासिब समझेगा, कमीशन थे क्या था, जस्ट एंड इक्विटेबल, तो वो लाइसेंस रिवोक कर देगा, या शायद कोर्ट के बारे में लिखा हुआ था।
तो इसी तरह यहां पे भी उसने ये लिखा है कि नॉर्मली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस डाटा बैंक से सेलेक्ट किया जाएगा जो ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट या बॉडी की वेबसाइट पे डाटा बैंक मेंटेन किया जा रहा है, वहां से। लेकिन अगर कमीशन चाहे तो उस लिस्ट के अलावा भी किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने की इजाजत दे सकता है। सिमिलर कंसेप्ट हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अपने, उसमें लिक्विडेटर का कंसेप्ट है कि जब कंपनी खत्म हो रही है ना, वाइंड अप हो रही हो, तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर की एक सरकारी लिस्ट है, तो वहां पे भी कंसेप्ट यह है कि लिक्विडेटर उस लिस्ट में से अपॉइंट होगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि अगर उस लिस्ट के अलावा भी किसी को लिक्विडेटर अपॉइंट करना हो तो वो अथॉरिटीज के पास पावर है, वो कर सकते हैं। तो सिमिलर यहां भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी, सॉरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी जनरल रूल क्या है, उस लिस्ट में से जो डाटा बैंक है उस लिस्ट में से आएगा। लेकिन अगर उस लिस्ट के अलावा किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना हो वो भी हो सकता है। कमीशन ने कहा मेरे पास अथॉरिटी है, मैं जो चाहूं कर लूं, इस कंपनीज के हवाले से जी। प्रोटेक्शन टू नॉन एग्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दी गई लिस्टेड कंपनीज, साथ लिखा हुआ शायद। क्या ये सिर्फ लिस्ट, क्या पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर, क्या ये प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है? याद रखें ये रिक्वायरमेंट ही जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की है ना, ये रिक्वायरमेंट ही लिस्टेड कंपनी के लिए। अनलिस्टेड कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनी में ये होते ही नहीं है, तो उनकी एग्जेम्पशन का भी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहीं पे लिखा हुआ है उसने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में अप्लाई होगा। ठीक है, लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल। और भी क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने होम असाइनमेंट की तरफ। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मैनर ऑफ, प्रोसीजर नहीं बताना डिटेल, क्योंकि 2 नंबर है सिर्फ। अगर ज्यादा मार्क्स होते हैं तो हम डिटेल प्रोसीजर भी बताते। प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है, मैनर बता दीजिए। सिलेक्शन होती कैसे है, कहां से होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिलेक्शन? डाटा बैंक से, जो किसने मेंटेन किया होगा? इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, बिल्कुल। और जो विलिंग कैंडिडेट्स होंगे वो उसमें अपने पर्टिकुलर्स को अपडेट करेंगे। नहीं, ये ज्यादा प्रोसीजर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर उसने आगे नीचे वाले पार्ट्स में पूछे हुए हैं। बी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज मैनर एंड सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलेशन 2018, लिस्ट डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ इंक्लूडिंग हिज और हर नेम ऑन डाटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मेंटेन्ड बाय एनी इंस्टीट्यूट, बॉडी और एसोसिएशन एज नोटिफाइड बाय कमीशन। सबसे अहम लफ्ज क्या है भला इसमें? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको अंडरलाइन कीजिए। और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको भी अंडरलाइन करें, क्योंकि रेगुलर डायरेक्टर का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन वो रेगुलर डायरेक्टर का क्राइटेरिया नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो लिख देंगे, पॉइंट्स याद हैं? मुझे सिर्फ वो पॉइंट्स बता दीजिए जिनमें कोई टाइम पीरियड आता है 3 साल जैसे। याद है मेरे भाई को? मुझे नहीं याद। एलिजिबिलिटी, अच्छा हाँ, वो हाँ, यहां पे क्वेश्चन ये है, उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? क्या इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना चाहिए? नहीं पूछा। और मार्क्स भी कम है, अगर मार्क्स ज्यादा होते ना तो शायद फिर मैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता देता, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने पूछा ही एलिजिबिलिटी है और मार्क्स भी कम है। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? अगर ग्रेजुएट या मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी है 5 ईयर एक्सपीरियंस, अदरवाइज 15 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस प्लस कमिट करे कि वो रिजनेबल टाइम डिवोट करेगा कंपनी, और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ले विद इन 1 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट या एग्जामिशन ले से। Second, state the responsibilities of a person whose name has been included in data bank of independent director and has received an offer to be independent director on the board of listed company. इसमें सबसे अहम लफ्ज क्या है? Responsibilities of a person, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूछ रहा, पर्सन की, इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? कि वो उस क्राइटेरिया को, अपने पर्टिकुलर्स, अपनी इंफॉर्मेशन जो उसने सबमिट करवाई है करेक्ट हो, अपडेटेड हो, क्राइटेरिया मीट कर रहा हो, और जब उसकी नॉमिनेशन हो जाए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करे, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या करे? कंसेंट देगा बिल्कुल, और अपनी अंडरटेकिंग देगा क्या कि क्राइटेरिया मीट करता है। भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यही है उस पर्सन की जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है। नेक्स्ट,
ब्रीफली डिस्कस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनी अंडरलाइन करें, विच इज कंसिडरिंग टू अपॉइंट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फ्रॉम डाटा बैंक। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? ड्यू डिलिजेंस इसने करनी है और उससे क्या था, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे अंडरटेकिंग ऑब्टेन, किस चीज की अंडरटेकिंग कि वो रिक्वायरमेंट पूरी, यानी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये अंडरटेकिंग देनी है और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंडरटेकिंग ऑब्टेन करें। क्वेश्चन 6 में कोई प्रॉब्लम, ठीक है, इसमें सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना कि उसने का पूरा प्रोसीजर एक ही क्वेश्चन में नहीं पूछ लिया, बल्कि उसने पार्ट्स बना लिए। जब वो पार्ट्स बना लेता है क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि कौन से वाले पॉइंट्स किस पार्ट से रेलिवेंट है। अगर वो एक ही हमें 8-10 नंबर का क्वेश्चन दे देता और कहता सारे प्रोसीजर बताओ, वो हमारे लिए आसान होता, क्योंकि उसमें हमें फिर ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी कि किस पार्ट में कौन सा पॉइंट आना है। क्वेश्चन 6 क्लियर, आगे चले। जी 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 बैठ, ये एसी का एयर फ्लो पर कर दो। 7 Goldfish Limited GL is a public unlisted company with paid up share capital of rupees 200 million divided into 20 million ordinary shares of rupees। इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा, पहले रिक्वायरमेंट, हमारी आदत है हम रिक्वायरमेंट बड़ा करते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन डिमांड। इसका मतलब है कोई पर्सन है जाकिर हुसैन, उसने कुछ डिमांड किया है, हमने देखना है वो डिमांड वैलिड है कि नहीं। आल्सो लिस्ट ग्राउंड्स अंडर विच ही मे नॉट बी इलेक्टेड ऑन जीएल्स बोर्ड, और बताइए वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनमें वो जीएल के बोर्ड पे अपॉइंट नहीं। ये बोर्ड से क्या मुराद है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें वो डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन अब हमने ये देखना है कि ये रेगुलर डायरेक्टर की बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंट की। ये क्वेश्चंस को पढ़ के कंफर्म होगा, मुझे भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि उसने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये रेगुलर डायरेक्टर की बात। इसमें जो इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताना है कि एलिजिबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी मुझे लग रहा है कि चूंकि मेंशन नहीं किया रेगुलर ही होगा, लेकिन एहतियातन एक दफा क्वेश्चन पढ़ के फिर फाइनल डिसीजन करूंगा मैं। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, आल्सो के बाद वाला पार्ट तो कर लिया। आल्सो से पहले वाला पार्ट रह गया, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन, कि उसकी डिमांड वैलिड है कि नहीं। बी एज्यूमिंग दैट जाकिर हुसैन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, नजर तो नहीं आ रहा होगा आपको, इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड ऑन जीएल्स बोर्ड, स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय जीएल फॉर हिज अपॉइंटमेंट। अब वो एलिजिबल है तो क्या प्रोसीजर होगा उसको बोर्ड में ऐड करने के लिए। जरा देख लेते हैं ये जाकिर हुसैन भाई हैं कौन, आए कहां से हैं, इनकी इतनी अहमियत है, इनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। कह रहा है फॉलोइंग डायरेक्ट, ये कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, किसको अंडरलाइन करना है? अंडरलाइन कीजिए फिर अनलिस्टेड को। फॉलोइंग डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड इन जीएल्स एजीएम हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2020। ये डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं एजीएम में, ठीक है, 2020। तारिक अली, मुनीम अहमद, अरीब खान, सिद्दीक गनी, जिया गोरी, रहीम जहीर, फवाद जिया वगैरह वगैरह। 1 2 3 4 5 6 7 मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। 2 भी होते तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती, 2 पे ना होती, पब्लिक अनलिस्टेड 3 पे होती। अच्छा, ये सारे डायरेक्टर्स बन चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है? इसका मतलब है जो लास्ट डायरेक्टर जिसने वोट लिए वो कितने हैं? आपको पता है ये लास्ट डायरेक्टर के वोट हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। किस सिचुएशन में? रिमूवल वाले केस। तो मुझे लग रहा है अब रिमूवल की तरफ शायद लेके जाए बात, मुझे लग रहा है कि शायद अब मे भी। ये किस केस में इन नंबर ऑफ वोट्स को यूज करते हैं? इलेक्टेड के केस में, के फर्स्ट डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी, इलेक्टेड के केस। जाकिर हुसैन एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ जीएल परचेज्ड एडिशनल 1.5 मिलियन शेयर्स इन जीएल ऑन 3 सितंबर 2021 ड्यू टू विच हिज शेयर होल्डिंग परसेंटेज इंक्रीज टू 15%। जाकिर हुसैन एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर था, उसने चुपके चुपके थोड़े थोड़े शेयर्स इकट्ठे करके 15% शेयर्स पूरे कर लिए और एक दिन अचानक बोर्ड मीटिंग में आ गया और आके क्या कहने लगा? जाकिर हुसैन नाउ डिमांड्स टू हैव सूटेबल पोजीशन ऑन जीएल्स बोर्ड। कहने लगा मैं भी डायरेक्टर बनूंगा, मेरे पास 15% शेयर्स हैं, मैं भी डायरेक्टर बनूंगा। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी 2017 डिस्कस वैलिडिटी ऑफ जाकिर हुसैन डिमांड।
जाकिर हुसैन की डिमांड वैलिड है कि नहीं भाई? अब कोई नहीं बोलेगा। जाकिर हुसैन की डिमांड इसलिए वैलिड है क्योंकि इसके पास 10% से ज्यादा शेयर्स हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स तो ट्रू क्या? कैलकुलेशंस करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे तो पता चलेगा। वो 10% वाली क्या बात थी? वो इलेक्शन को इनवैलिड करार देने के लिए 10%। हाँ जी, यहां पे कह, तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे। जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितने वोट शेयर होल्डिंग चाहिए थी? 14 पॉइंट। ये कैसे आई फिगर? 100 डिवाइडेड बाय 7 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ अगर इस जाकिर के पास इतने वोट्स आ गए तो इसे दुनिया की कोई कंपनी की कोई भी इसे डायरेक्टर बनने से नहीं रोक सकती। तो बताइए जाकिर के पास क्या इतने शेयर आ गए? ये तो उससे ज्यादा आ गए। तो वाकई अब डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। हम कहेंगे जाकिर इज एलिजिबल, लेकिन उस कैलकुलेशन सोल्यूशन का हिस्सा होनी चाहिए। ये जो कैलकुलेशन आपने किया आपके कैलकुलेटर का हिस्सा होनी चाहिए कि सोल्यूशन का? सोल्यूशन में नहीं कैलकुलेशन शो करे, मार्क्स डिडक्ट होंगे। फिर कहेंगे पेपर तो ठीक किया था। हाँ, लेकिन फेल होने की रीजन ये नहीं होती बड़ी रीजन के पेपर गलत किया है, इनकम्प्लीट किया है, ये बड़ी रीजन। तो इनकम्प्लीट ये छोटी छोटी चीजों पे कैलकुलेशन नहीं शो करवाई, इन्फॉर्मेशन सिर्फ डिसीजन दे दिया, बेसिक डिसीजन बताए नहीं। एज्यूमिंग दैट जाहिर, भाई यहां पे समझ लग गया जाकिर हुसैन की डिमांड वैलिड है। फिर एज्यूमिंग दैट जाकिर हुसैन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, स्टेट प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय जीएल फॉर हिज अपॉइंटमेंट। क्या प्रोसीजर होगा? फ्रेश इलेक्शन छाप देंगे। लेकिन एक और भी ऑप्शन तो है, शॉर्टकट भी तो है। ये तो शॉर्टकट क्या है जी? शॉर्टकट बताइए। नहीं बताना क्यों? बता दे शॉर्टकट क्या बताएं। आपको नहीं आता तो उनको भी नहीं आता। कंफर्म है, ऐसे ही होता था हमारे साथ। हम दोस्त होते थे ना, तो मुझे भी आता था, मेरे साथ वाले को भी आता था, इकट्ठे बैठते थे जी। कुछ नहीं, क्या बता? दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी भाई एक तो आपने फ्रेश इलेक्शन बता दिया ना, ये तो लॉन्ग कट है। एक शॉर्टकट भी तो बताया था। हाँ, एक डायरेक्टर रिजाइन कर दे, कुर्बानी का बकरा बन जाए, कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए, उसमें जाकिर हुसैन को कहीं आजा बैठ जाए इसकी लाश पे, डायरेक्टर बनने का शौक था, आ जाओ। तो ये दूसरा तरीका है। क्या ये एक फ्रेश इलेक्शन है, एक कैजुअल वैकेंसी है। मैं क्लियर होगी दोनों बातें लिख देनी चाहिए कि सिर्फ फ्रेश इलेक्शन। अगर टाइम कम हो सिर्फ एक लिख सकते हैं, कौन सी लिखेंगे? फ्रेश इलेक्शन। शाबाश। दूसरे की हेडिंग दे दीजिए। अच्छा है, चलिए। दिखने, अच्छा आप खुद देखें, दिखने में कितना मुश्किल टेबल बना के क्वेश्चन निकला क्या? कुछ भी नहीं, फ्रेश इलेक्शन। ये रटे वाला सवाल था, ये तकरीबन ज्यादा था हिस्सा, और बाकी तो ये टेबल इस इंफॉर्मेशन का कहीं इस्तेमाल हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका हुआ नहीं। सिर्फ ये था कि 7 डायरेक्टर है, ये गिनने थे, खत्म। तो क्वेश्चन को देख के घबराना जाया करें। बाज़ बात आई कैप इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स करके प्रेजेंट करता है, हालांकि वो क्वेश्चन इजी होता है, सिर्फ इसलिए कि आपको एक शॉक देना उसने, ये मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि मुश्किल नहीं, कभी मुश्किल होता भी है, ये नहीं कि नहीं होता भी है कभी, लेकिन नहीं भी होता। और ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मुश्किल होता नहीं, आई कैप प्रेजेंट ऐसे करता है जैसे मुश्किल। 2. अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट डिस्कस नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड बाय अदनान टू रिटेन हिज डायरेक्टरशिप। ये रिमूवल वाला क्वेश्चन है, हो ना हो। डायरेक्टरशिप रिटेन करने के लिए कितने वोट्स चाहिए, ये डिपेंड करता है। फर्स्ट है अनअपोज्ड है, कैजुअल वैकेंसी वाला या इलेक्टेड है। और फिर इसके बाद सेकंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इन फर्स्ट अबाउट इफ अदनान वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड इन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। फार्मूला किसमें लगेगा? अनअपोज्ड में। और अगर इलेक्ट हुआ तो कौन सा रूल लगेगा? मिनिमम नंबर वाला। ठीक है जी। कह रहा है कार्टियर मेटल लिमिटेड ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, किसको अंडरलाइन करना है? हैज पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 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 जब तक सही नहीं बताएंगे पूछता जाऊंगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? गलत। 500 मिलियन के साथ रुपीज लिखा हुआ है। और ये हाँ जी, 5 पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज 500 मिलियन।
आगे लिखा है ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 इज 5 मिलियन। ओवन एक कोई बात नहीं, लेकिन ये एग्री करते हैं ना, आपने समय 500 मिलियन को ऑर्डिनरी शेयर के साथ जोड़ दिया है, हालांकि 500 मिलियन ने जुड़ना था रुपीस के साथ, और ये ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 इज, ऑर्डिनरी शेयर ने 100 के साथ जुड़ना था। बहुत चाल खेली है ना, चाल खेली नहीं है, आप बहुत मासूम है। ईपीएस नहीं बढ़ा, ईपीएस में ऐसे होता था। ईपीएस क्या होती है? नहीं पढ़ी? हाँ, उसमें कैलकुलेशन होती है, उसमें भी ये इसी तरह की कहानी घुमाता है। चले अच्छा किया, आइंदा ईपीएस की मिसाल दे दिया करूंगा। On 8 February, the election of board of directors CML was held in general meeting. Following were the result of the election of अदनान अब्दुल्ला। ये तो वायलेशन होगी, 7 डायरेक्टर होने थे, तो 4 है। ओके अनलिस्टेड, ठीक है, ठीक है, आगे 3 होने थे, ठीक है। और एक वो नंबर रिजल्ट ऑफ 4 भी नहीं है, 3 है। अदनान कामयाब, अब्दुल्ला कामयाब, इहामी कामयाब, अरमगान not selected. On 1 March, CL's board decided to remove Adnan due to his involvement activity. उन्होंने रिमूव करने की कोशिश की। अब बताइए, एक तो डायरेक्टर नहीं कर सकते, मेंबर्स करेंगे, क्या मेंबर्स भी इसको रिमूव कर सकते हैं? अगर उसके पास, अब पहली ऑप्शन, नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू रिटेन, कितने वोट्स उसके पास होंगे तो डायरेक्टरशिप रिटेन रहेगी? 5.5 नहीं जो उसने लिए थे, बल्कि 2.5 जो लास्ट सक्सेसफुल था। 2.5 डॉलर्स नहीं है तेरा, कहां से उठा के लाते हो वैसे? फिर डिस्कस नंबर ऑफ वोट्स है 2.5 मिलियन। सेकंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ अदनान वाज इलेक्टेड ऑन द पोस्ट इन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स? तो कितने होंगे? फिर तो थे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कैश नंबर शेयर्स कितने? 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 5 मिलियन वोट्स। 5 मिलियन वोट्स, देखिए सोल्यूशन में 5 मिलियन या 500 तो नहीं है, 5 मिलियन वोट्स। भाई ये समझ आया आपको? आपने देखा सिंपल सी कैलकुलेशन है, लेकिन बार बार पूछ रहा है, इजी। अब खुद बताएं, ये इस टेबल की वजह से एक दफा देख के आप भी आप गए, इतना मुश्किल सवाल आ गया, और निकला कुछ भी नहीं उसमें से। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट थी। टोटल कितने हैं? 5 नहीं 5 मिलियन कर ले इसको, 5 मिलियन कर, मुझे लग रहा था मैं गिरा कर जाऊंगा। ठीक है 5। अगर ये रुपीस को काट देना, रुपीस को, तो फिर ये 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ही बन जाएगा, लेकिन रुपीस की वजह से हम कह रहे हैं कि ये 5। हाँ, तो एग्जाम में आपने ध्यान रखना है इस चीज का। मेरे ख्याल में ये रुपीस 500 मिलियन ही है, सोल्यूशन में इसको 5 मिलियन होना चाहिए, सोल्यूशन में इसको 5 मिलियन होना चाहिए, 500 नहीं। 5 मिलियन कर ले, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी कर ले। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट। अली, साबरा, उबैद एंड आमिर were the subscriber of Nancy Limited, which was incorporated on 1st January 2020 to carry on business of trading of leather jackets. In the first annual general meeting, they were elected as NS director. अच्छा, सब्सक्राइबर कितने थे? 3। इनके अलावा कोई और भी था? नहीं, ये थे अली, साबरा, बस के 4 थे, और डायरेक्टर्स भी यही 4 बन गए। ऑन 1 मार्च 20 नैन्सी लिमिटेड प्राइवेट है कि पब्लिक है? लिस्टेड क्या अनलिस्टेड? तो कैसे पता चलेगा? तो बताएं इंफॉर्मेशन से, लिस्टेड क्या अनलिस्टेड? अनलिस्टेड है, ट्रेडिंग की वजह से नहीं है अनलिस्टेड। हाँ आएगा, सही कंसेप्ट है। ये किस, ये लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड कंपनी? अनलिस्टेड। कैसे पता चला अनलिस्टेड? नंबर ऑफ डायरेक्टर 4 है, तो क्या हुआ? हाँ, लिस्टेड होती तो कम से कम 7 होते नंबर ऑफ डायरेक्टर। शाबाश। तो ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। कैसे पता चला? नंबर ऑफ डायरेक्टर से 7 से कम है, ये लिस्टेड हो ही नहीं सकती, तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है। कह रहे हैं एक बार अली एंड साबरा हैड ए रोड एक्सीडेंट एंड बोथ ऑफ देम डाइड ऑन स्पॉट। तो सड़क पार करते हुए दाएं बाएं देख लेना चाहिए, आफ्टर देयर डेथ आमिर एंड उबैद
were the only members remained in the company under the provisions of Companies Act 2017, discuss the duties of Ubaid and Amir in the above situation. कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई, लेकिन ये तो रिक्वायर्ड नहीं है फिल करना, मिनिमम नंबर से कम हो रहा है कैजुअल वैकेंसी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। लेकिन एक और कंसेप्ट जो अक्सर स्टूडेंट भूल गए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, ठीक है, मिनिमम नंबर की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, क्लियर। वन, अच्छा फिर कह रहा है स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन एंड इट्स मेंबर्स इफ उबैद एंड आमिर फेल टू फुलफिल देयर ड्यूटीज एट डिस्कशन। अगर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करते, कंपनी के डेट्स के लिए फुल, ये डायरेक्टर फिल ना करने के लिए है कि मेंबर्स के लिए है, तो मेंबर वाला भी लिख दे। और एक और भी लास्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि अगर नंबर ऑफ मिनिमम नंबर में कम हो जाए तो कमीशन वाइंड अप कर देता है कंपनी को, वो भी लिख दे। अच्छा, ये डायरेक्टर्स में क्या पेनल्टी होगी, कॉन्सिक्वेंसेज हो अगर डायरेक्टर्स को फिल नहीं किया? डायरेक्टर्स का कोई टाइम पीरियड नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल रिक्वायर्ड है, तो नहीं, डायरेक्टर की क्या है, डायरेक्टर क्या कर, तो कंपनीज एक्ट की वायलेशन की वजह से पेनल्टी पे करना पड़ेगी। ये जनरल रूल होता है हमारा कि कंपनी लॉ की कोई भी वायलेशन हो आपको पेनल्टी पे करना पड़ती है, क्लियर। चले, कोई प्रॉब्लम इसमें? जी मेरे भाई। कैजुअल वैकेंसी 180 डेज में पूरी करनी, वो मेंबर की बात कर रहे हैं, मेंबर, डायरेक्टर वाली नहीं। डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी का टाइम है कितने डेज? अनलिस्टेड नहीं है, लिस्टेड के लिए कितना है? 90 डेज है, लेकिन वो सिर्फ लिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड के लिए टाइम पीरियड नहीं, नो स्पेसिफाइड टाइम, बिल्कुल ठीक। चलिए, ये हमारी असाइनमेंट होगी कंप्लीट। During the past 12 months, Mr. Sohail's holding in shares of ABC Limited has increased to 13%. Recently, he has written a letter to companies seeking appointment on its board of directors. Company secretary had advised that since the election of director was held in preceding AGM, he cannot be admitted on the board till the next election become due. यानी कंपनी सेक्रेटरी ने कहा भाईजान भूल जाए, कोई डायरेक्टर नहीं आपको अपॉइंट करना, अब अगले मीटिंग में आइएगा। Mr. Sohail is not satisfied with the response and has sought your advice on the matter. You are required to briefly discuss what course of action is available to him. उसने 14% शेयर, क्या कंपनी सेक्रेटरी सही कह रहा है? नहीं है। यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताया, लिस्टेड कंपनी है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताया, तो इसलिए हम इफ करके बात करेंगे कि इफ रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग पूरी हो गई है तो पॉइंट हो सकता है, वो नोटिस देगा, फ्रेश इलेक्शन कंपनी करवाने की जिम्मेदार है। सेवन मिनिमम है ना, उससे ज्यादा भी तो 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है जी, वो कम से कम है, उसको नहीं ले सकते। चलिए, ये हमारी असाइनमेंट होगी डिस्कस। अब चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, फ्रेश कंसेप्ट की तरफ। कंसेप्ट जैसा मैंने आपको बताया, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? लोन आर गारंटी टू डायरेक्टर्स। क्या डायरेक्टर को लोन या गारंटी दी जा सकती है? दी जा सकती है। शर्त क्या है? मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन की अप्रूवल भी जरूरी है। फिर से बताइए, क्या किसी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दिया, या क्या बार बार पूछा हुआ है कंसेप्ट, क्या कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन दिया जा सकता है? यस, 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या? मेंबर्स की रेजोल्यूशन पास हो, और दूसरी कंडीशन अगर लिस्टेड कंपनी है कमीशन अप्रूवल दे, क्लियर। फिर आपको 2 पॉइंट्स कह रहा है, मजीद ज़हन में रखने आपने। पहला, अगर बैंक है ना, बैंक से लोन लेना हो तो उस सूरत में ये रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी उसका, यानी अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर ने, एमसीबी के डायरेक्टर ने एमसीबी से लोन लेना है तो उस सूरत में रिक्वायरमेंट अप्लाई, क्योंकि उसका ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, वो कहेगा भाई सारी दुनिया को देते हो, मेरे लिए रिक्वायरमेंट्स आ गए। दूसरा, अगर लोन कंपनी के डायरेक्टर ने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को देना है, किसको? होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन देना है, तो उस सूरत में भी ये प्रोविजन अप्लाई होगी। इस सूरत में जब होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे तो ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी, ठीक है।
यानी फर्ज कीजिए बैंक ऑफ पंजाब की होल्डिंग कंपनी है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब बैंक ऑफ पंजाब ने लोन देना है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने डायरेक्टर को नहीं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर को, तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी? नहीं होगी, ऑर्डिनरी कौन सा बिजनेस है। लेकिन अगर ये कोई दूसरी कंपनी होती, ठीक है, यूफोन ने पीटीसीएल के डायरेक्टर को लोन देना है, होल्डिंग कंपनी पीटीसीएल यूफोन की फर्ज कीजिए, तो अब ये रिक्वायरमेंट अप्लाई होगी? यस अप्लाई होगी। क्लियर हो गया? अपने डायरेक्टर को लोन देना है कंडीशन, होल्डिंग के डायरेक्टर को लोन देना है कंडीशन। क्या सब्सिडी नहीं मना क्या दे दे? लॉ ने जहां पे जो रिक्वायरमेंट एड रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं की तो मतलब नहीं है, नहीं है। शुक्र करें सब्सिडी नहीं है, इसका मतलब सब्सिडी के डायरेक्टर को लोन दिया जा सकता है। लोन वाली बात समझ आ गई? ये ICAP ने कई दफा पूछी हुई है। फिर दूसरा कंसेप्ट होता, भाई ये कंसेप्ट खत्म, इतने छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन या गिफ्ट टू मेंबर, कोई भी कंपनी अपने मेंबर्स को गिफ्ट नहीं देगी कि मेंबर्स को एजीएम में बुलाया, हर एक को एक एक पैकेट दे दिया, उन्होंने खोला उसमें से 1-1 लाख रुपया निकला। कंपनी ने कहा किसी को बताइएगा नहीं, ये आपका डिविडेंड है जो आपको गिफ्ट कह के हम दे रहे हैं, और गिफ्ट कह के डिविडेंड देते तो 50% तक टैक्स लगना था, तो इसे देखें, तो बताइए क्या ये प्रैक्टिस लॉ अलाउ करेगा? इसलिए उसने क्या कहा, किसी भी मेंबर को गिफ्ट देना अलाउ नहीं है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करना, भाई कोई किसी सियासी पार्टी का, और कंपनी ने कहा इसके सारे खर्चे हम देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना कंपनी के लिए मना है, फंडिंग नहीं कर सकते, लॉ मना करता है। क्लियर? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं करनी, मेंबर्स को गिफ्ट नहीं, बस ये कंसर्ट भी खत्म। ये भी खत्म जी। डायरेक्टर को लोन दिया जाए, क्या उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई मसला होगा? देखिए इस कंसेप्ट में नहीं है कोई, उससे सिर्फ लोन, देखिए सिंपल, जितनी प्रोविजन जैसी है हम उतनी ही रखेंगे। इस कंसेप्ट में उसने कोई इंटरेस्ट रेट की बात की कि इंटरेस्ट नहीं हो, लेकिन मैं भी आगे चल के हम कहीं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट पढ़े, मैं भी किसी चैप्टर में, उसमें शायद इंटरेस्ट रेट की बात आए तो आए। लोन टू डायरेक्टर में इंटरेस्ट रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चल के शायद आ जाए। मैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन भी क्लियर? अब क्या करते, अब आपकी फेवरेट, भाई डायरेक्टर्स को पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने चाहिए डायरेक्टर्स को काम करने के। डायरेक्टर्स 2 तरह के काम करते हैं, एक रूटीन वाले और एक एक्स्ट्रा काम। रूटीन वाला काम कौन सा होता है? मीटिंग अटेंड करते हैं, बोर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे। और एक्स्ट्रा काम कौन सा होता है? उन्हें अगर कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए, जैसे फर्ज कीजिए कोई चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, डायरेक्टर है, चेयरमैन भी है, डायरेक्टर्स है, लीगल एडवाइजर भी है, डायरेक्टर। तो एक्स्ट्रा अगर कोई बाज़ का ऐसा भी होता है कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड सामने आए तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी लगा दी जाती है, आप इन्वेस्टिगेशन करें। इस सूरत में जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? तो ध्यान में रखिए डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन होगी, ये 2 तरह की होती है। कौन कौन सी? एक मीटिंग, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने की, और दूसरा ठीक है जो बोर्ड मीटिंग वाली रूटीन की होती है ना, इसकी रिम्यूनरेशन ऑलरेडी आर्टिकल्स के अंदर स्केल बनाए गए होते हैं कि सीनियर डायरेक्टर होगा उसको एक मीटिंग अटेंड करने का मैक्सिमम 1 लाख दिया जाएगा। ठीक है, सीनियर डायरेक्टर तजुर्बे, डायरेक्टर्स पावर में एक बराबर होते हैं, रिम्यूनरेशन में हो सकता है डिफरेंस ऑफ स्केल्स हो ना, सीनियर हो और कुछ जूनियर हो, कुछ का एक्सपीरियंस फ्रेश होते हैं ना, फ्रेश बंदे की तनख्वाह और पुराने की तनख्वाह एक बराबर होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए ना, तजुर्बा भी कोई चीज होता है। तो इसीलिए स्केल बनाए होते हैं कि मैक्सिमम डायरेक्टर की सैलरी, लेकिन मर्जी है, चाहे आपने स्केल बनाने, वरना आप सिंगल भी स्केल रख सकते हैं कि डायरेक्टर्स की मैक्सिमम रिम्यूनरेशन पर मीटिंग होगी 1 लाख रुपया। अब चाहे किसी की 80 कर ले, चाहे किसी की 70, चाहे जो जितने में राजी हो जाए। तो यहां पे क्या बता रहा है कि रिम्यूनरेशन जो स्केल कंपनी से मुराद मेंबर्स ने आर्टिकल में जो प्रूव किया हुआ है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। और अगर फर्ज कीजिए कि स्केल अप्रूव नहीं किया, स्केल अप्रूव किया हुआ है, अब यह स्केल कौन अप्रूव करेगा? कंपनी और डायरेक्टर्स। यह कंपनी से मुराद मेंबर्स, यानी होता क्या है प्रैक्टिकली, आर्टिकल्स के अंदर एक क्लॉज होती है डायरेक्टर्स,
उसमें लिखा होता है कि डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट लिख दी जाती है कि डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन मैक्सिमम 1 लाख पर मीटिंग होगी। अब जिस डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन डिसाइड करनी है ना, देखा जाता है 1 लाख मैक्सिमम है, इसे नीचे नीचे तो डिसाइड कर सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा, अब ये चूंकि रूटीन नेचर का मामला होता है ना, मीटिंग अटेंड करना, इसका मैक्सिमम रेट आर्टिकल्स में लिखा होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है ना, इसका स्केल आर्टिकल्स में नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता भला? क्योंकि ये कुछ भी ये सर्विसेज पर डिपेंड करेगा कि क्या रेट देना। ठीक है, तो इसका रेट कौन डिसाइड करेगा? एक्स्ट्रा सर्विसेज का बोर्ड या कंपनी एज पर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में अगर शायद कुछ लिखा हुआ है तो उसके मुताबिक रेट डिसाइड होगा, वरना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं और कंपनी भी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज सुनी है कि स्टूडेंट कहने लगा सर इन दोनों कंसेप्ट्स को मिला के मुझे यह समझ आई है कि डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन डायरेक्टर खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। तो इसका जवाब है नहीं, वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल्स के अंदर रहते रहते। दोनों जगह पे देखिए उसने कहा हुआ है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स, आर्टिकल से बाहर नहीं जाना। रिम्यूनरेशन की बात समझ आ गई? जब कभी आई कैप रिम्यूनरेशन का क्वेश्चन पूछेगा, आपने फौरन ये देखना है कि क्या ये बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज की। बोर्ड मीटिंग की बात कर रहा है तो आपके सोल्यूशन में स्केल का वर्ड आना चाहिए। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात कर रहा है फिर स्केल का वर्ड नहीं आएगा, और दोनों जगह पे आर्टिकल्स का लफ्ज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, बिल्कुल। आर्टिकल्स की कंप्लायंस होना जरूरी है जी। आपने कहा था कि जो इनसाइड ऑफ कंपनी होता है तो वो कंपनी का लफ्ज और डायरेक्टर्स का लफ्ज डायरेक्टर्स के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, असल में होता यह है कि जो लफ्ज होता है कंपनी का, ये जेनेरिक वर्ड है। लफ्ज कंपनी का मतलब ये होता है कि इसमें अगर डायरेक्टर कंटेक्स्ट से हम डिसाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है। लफ्ज कंपनी का कभी मतलब होगा मेंबर्स, कभी मतलब होगा डायरेक्टर, और कभी होगा दोनों, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन वर्ड बोला। जैसे एक वर्ड होता है ना सिक्योरिटीज, वो शेयर्स के लिए भी बोला जाता है, वो डिबेंचर, लेकिन किस जगह इसका मतलब शेयर है, किस जगह इसका मतलब डिबेंचर है, ये आप कंटेक्स्ट से डिसाइड करते हैं। उसी तरह जब हम कहते हैं शैल बी डिटरमिन्ड बाय कंपनी, तो ये इसे में कंपनी से बात कभी होंगे मेंबर्स और कभी होंगे डायरेक्ट, ये कंटेक्स्ट बताएगा कि क्या। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का मतलब क्या है कि क्या एक डायरेक्टर अपनी जगह किसी दूसरे को डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है? इसमें दो कंसेप्ट है, एक है असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, एक है अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस में कितने कंसेप्ट है? दो। कौन कौन से? एक असाइनमेंट और एक उससे रिलेटेड है अल्टरनेट। दोनों में फर्क क्या है? असाइनमेंट का मतलब है अपनी जगह पक्का पक्का किसी दूसरे को डायरेक्टर बनाना, और अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर का मतलब है अपनी जगह पे किसी दूसरे को आर्जी तौर पे डायरेक्टर बनाना। लॉ ने कहा पक्का पक्का डायरेक्टर यानी असाइनमेंट ऑफ ऑफिस तो पॉसिबल है ही नहीं, उसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, तो जो अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर आर्जी तौर पे है, इसको अपॉइंट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन, अगर कोई डायरेक्टर 90 दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो वो अपनी जगह पे किसी को अपॉइंट कर सकता है। दूसरी कंडीशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि मेरी जगह पे इसको अप्रूव कर दें क्या अल्टरनेट। तीसरी कंडीशन, जैसे ही ये पर्सन पाकिस्तान वापस आएगा, अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर खत्म, वो अपनी सीट छोड़ देगा। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस जब कभी क्वेश्चन पूछे, आपने पहले आंसर करना है परमानेंट को सामने रखते हुए, ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस इज नॉट अलाउड। लेकिन साथ ही साथ चाहे पूछा या नहीं पूछा, क्वेश्चन में सिर्फ असाइनमेंट का लफ्ज बोलेगा, आपने जवाब देते हुए असाइनमेंट के साथ अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को भी डिस्कस करना है कि असाइनमेंट नॉट पॉसिबल, हाउएवर अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड इफ, आगे रूल्स लिख दें, गोइंग अब्रॉड फॉर मोर देन 90 डेज, दूसरा अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स, और तीसरा एज सून एज रिटर्न पाकिस्तान अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर विल वेकेट ऑफिस। उस दौरान कोई मीटिंग वगैरह हुई तो वो जो अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर है वो काम करेगा, सारे काम वही करेगा जो उस डायरेक्टर ने करना। बिल्कुल हाँ जी, रिम्यूनरेशन भी उसी को मिलेगी। नेक्स्ट है जी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन। ये मैनर ऑफ, ये मैक्सिमम डायरेक्टरशिप पढ़ा दिया हुआ है, आप समझ रहे हो, ये पढ़ाने में पढ़ा कि एक पर्सन मैक्सिमम 5 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, पढ़ाया था ना कल या परसों। और इसमें सब्सिडरी को काउंट करते हैं क्या? नहीं करते। यानी अगर एक कंपनी में भी डायरेक्टर है, सब्सिडरी में भी, तो उसको हमने कंसीडर करना। अच्छा, रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजैक्शन की जा सकती है क्या? ध्यान से अब सुनना है ये कंसेप्ट, 5 मिनट का कंसेप्ट है, अगर ध्यान से सुनेंगे।
बिल्कुल हो सकती है, डायरेक्टर के साथ कैश का लेना देना हो सकता है। अब ये ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती है, एक कैश एक नॉन कैश। खुद बताइए किसमें ज्यादा मसला होता है? नॉन कैश। नॉन। तो कैश ट्रांजैक्शन का रूल सिंपल है कि जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगी थ्रू बैंक होगी, लेकिन अच्छा एक चीज में रखिएगा, ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है। नहीं समझ आया आपको? ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है। ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर लिख लें, ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर और कंसेप्ट है। अब इसको डिटेल बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ जहन में रखें, क्योंकि डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती है ना। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हम पढ़, नॉन कैश ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है कि उससे कोई एसेट खरीदा और बदले में भी एसेट दिया। नॉन कैश पता ना, बार्टर सिस्टम इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि एग्जाम है, इकोनॉमिक्स एग्जाम बड़ा अच्छा। ऐसे के बताए भाई, हमने माल रोड पे प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक डायरेक्टर की ठोकर पे है, माल रोड पे हमारी ठोकर पे है, डायरेक्टर कहने लगा सर मेरी माल रोड वाली प्रॉपर्टी ले ले, बदले में ठोकर वाली मुझे दे दे। ये कौन सी एग्जांपल है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अच्छा सोच के मुझे बताइए इसमें आपको सबसे बड़ा रिस्क क्या लग रहा है? दोनों की वैल्यू में फर्क। एग्जैक्ट ये है पॉइंट जो समझाना चाह रहा है। कह रहा है डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकते, बाहर से भी तो खरीदनी है, तो लेकिन आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन मार्केट वैल्यू पे है। तो सारी डिस्कशन उसकी मार्केट वैल्यू के ऊपर है। कह रहा है क्या डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। शरायत क्या है? मेंबर्स की जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, मेंबर्स की अप्रूवल। जैसे लोन टू डायरेक्टर्स के लिए अप्रूवल चाहिए, उसी तरह नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी अप्रूवल चाहिए। जैसे लोन टू डायरेक्टर्स के लिए अप्रूवल चाहिए जनरल मीटिंग की, वैसे ही नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए भी अप्रूवल चाहिए। और अप्रूवल के लिए रेजोल्यूशन जाएगी मीटिंग की। रेजोल्यूशन में क्या ये लिखा होगा उसमें आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं लिखनी, इसकी वैल्यूएशन भी लिखनी है। और वैल्यूअर किसने की? उसी डायरेक्टर ने की हो या किसी एक्सपर्ट ने? नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन शैल इंक्लूड पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वैल्यूएशन, इंक्लूडिंग वैल्यूएशन। और अगर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ, तो होल्डिंग कंपनी के मेंबर से भी अप्रूवल लेनी है। जैसे लोन टू डायरेक्टर्स में होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को लोन देना था, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होते थे, अप्रूवल की जरूरत थी। और यहां पे होल्डिंग कंपनी को नॉन कैश ट्रांजैक्शन करनी है, तो होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स की भी अप्रूवल चाहिए। नहीं समझ आया आपको? कैसे पता चलेगा आपको क्या गया समझ? मैं नहीं पूछूंगा, असाइनमेंट दी है। अगर असाइनमेंट कर पाए तो आपको समझ आ गई, और अगर असाइनमेंट ना कर पाए, खुद छोटे छोटे कंसेप्ट ही थे ना, मुश्किल था। बस मुझे ये मसला है कि जहां पे उसने होल्डिंग कंपनी का लफ्ज यूज किया है ना, कि ये रिक्वायरमेंट होल्डिंग पे भी, वहां पे आप मार खा सकते हैं, बाकी कंसेप्ट में मार नहीं खाएंगे होल्डिंग कंपनी में।